वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। किसमें भाई? पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आप उसको सिविक्स बोल सकते हो। तो फेडरलिज्म अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से सवाल बहुत फ्रीक्वेंट आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं। अगर इससे पहले वाला चैप्टर देखो तो हमने वहां पर क्या बात करा भाई कि पावर को शेयर किस तरीके से किया जाता है। तो पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करा था और पावर शेयरिंग में हमने दो कंट्री को एज ए एग्जांपल यूज करने की कोशिश करी थी। वहां पर जो बेल्जियम है वो बहुत अच्छे तरीके से पावर को शेयर किया, जिसके वजह से वहां पर फेडरलिज्म मतलब संघवाद का ढांचा क्रिएट हुआ। फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि सबके साथ एक 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 ऐसी व्यवस्था बैठाना जहां पर किसी के पास सुप्रीम पावर ना हो, ठीक है, और सब साथ में मिलकर व्यवस्था को चलाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि एक आदमी पूरी व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रही है, तो अगर वो वैसी व्यवस्था होगी तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। वो फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट नहीं मान रहा है। फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से सबको साथ में लेकर एक डेवलपमेंट के रास्ते पर चला जाए, ठीक है, जिसमें एक तरीके से श्रीलंका जो है वो नाकाम रहा, है कि नहीं। और अगर देखा जाए तो बेल्जियम में 1993 में जाकर ये चीजें स्थापित हुई। खास कर अगर बहुत इंपॉर्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये अपने आप में ही क्या है, एक एग्जांपल पूरे वर्ल्ड लेवल पर है कि किस तरीके से वहां पर फेडरलिज्म जो है वो स्थापित किया गया। किसके बाद? पावर शेयरिंग के बाद। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो पावर शेयरिंग के बाद ही आता है। जब तक पावर शेयरिंग नहीं होगा तब तक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग है कि नहीं। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेडरलिज्म के मतलब को समझेंगे। सिंपल सी बात है, फेडरलिज्म मतलब सबको साथ में लेकर चलने की बात जो होती है, उस होल कॉन्सेप्ट को हम लोग फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हिंदी में बोला जाए संघवाद के ढांचा। संघवाद का ढांचा का सिंपल सा सबको साथ में लेकर चलने की बात, ठीक है। अब यहां पर बोला गया पहला जो है इसमें फेडरलिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम है भाई that involves the division of power between the central government and the state government। अगर जनरली बोला जाए एक छोटा सा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कि भाई जो रिलेशन या डिवीजन ऑफ पावर है स्टेट और सेंटर के बीच में, उन पावर को हम लोग एक फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट के रूप में बोल सकते हैं कि भाई स्टेट जो है वो अपने आप में पावरफुल नहीं है और सेंटर है वो अपने आप में भी पावरफुल नहीं है। मतलब दोनों साथ में मिलकर चीजों को आगे बढ़ा सकता है। अगर सेंटर चाहेगा कि मैं सुप्रीम हूं और स्टेट चाहेगा मैं सुप्रीम हूं तो वैसे नहीं हो सकता। वैसे अगर हमारे देश के संविधान को देखा जाए तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया गया है इन कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें आगे चलकर अगर आप लोग थोड़ा सा पॉलिटी को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी का एक नाम आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए अपने स्टेट में ताकि उस स्टेट के लोगों की जो है डेवलपमेंट हो सके। उसके बारे में पूरी संविधान में बात लिखी गई है कि एक स्टेट को कैसे काम करना चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी करेगा तो सेंटर जो है वो अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच का अगर पावर शेयर हो रहा है तो वो फेडरलिज्म वहां पर हो रहा है। दूसरा देखो, अगर वही डिवीजन है, द डिवीजन ऑफ अ पावर इंसरेंड इन द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इट इज टिपिकली इन्वॉल्व इन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेनिंग अ सर्टेन पावर। देखो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर तो होता है, लेकिन अभी मैंने बताया ना सेंटर के पास कुछ ऐसी पावर रहते हैं जो स्टेट से ज्यादा होते हैं कि ओवर पावर नहीं कर सके। कौन? अब मान लो कि अगर बाप बेटा से अपने आप को बड़ा समझने लगे तो दिक्कत है। अब बाप कौन है? एक तरीके से अगर पॉलिटिकल सिस्टम का बात किया जाए तो पिताजी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल एक स्टेट गवर्नमेंट समझने लगे तो देश की हालत तो खराब हो जाएगी, फिर सारे स्टेट दादागिरी पे उतर जाएंगे, जिससे कंट्री का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा, मतलब संघवाद का ढांचा खराब होगा। इसीलिए हमारे देश में संविधान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा तवज्जो दिया गया इन कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ में अकाउंट्स वाले सर को दे रखा मैंने, ठीक है। तो यहां पर अदर पावर्स आर रिजर्व फॉर द रीजनल गवर्नमेंट। कुछ जो पावर्स है वो रीजनल गवर्नमेंट के पास आपको रिजर्व देखने को मिलेंगे। तीसरा क्या हो गया? फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब यूनाइटेड, मतलब एक साथ एकता बनाकर चले, ये हमें बताता है फेडरलिज्म। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट
और द सब यूनिट आर द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। या तो एक लेवल गवर्नमेंट है कि एक ही गवर्नमेंट पूरे पूरे देश को लेकर चल रहा है, यूनाइट करके चल रहा है, या फिर एक सेंटर होगा और स्टेट होगा, सेंटर स्टेट, और एक नीचे क्या होगा, लोकल लेवल, और ये तीनों साथ में मिलकर डिसीजन को लेंगे ताकि हमारे देश में यूनिटी या यूनिटरी जो है वो बनी रहे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या, हाँ लोकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल वाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है वो 1992 में ऐड किया गया, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, पांचवें में बोला गया इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट टू डू समथिंग। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात बोली है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकता। अगर फेडरल सिस्टम मतलब हमने क्या बोला, स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों साथ में मिलकर काम करें, यूनाइट होकर काम करें। लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो कि आज जो बीजेपी की गवर्नमेंट है भाई, अब बीजेपी की गवर्नमेंट मान लो कि राजस्थान की जो सरकार को ये बोल रही कि भाई तुम ऐसा काम करो, तुम ऐसा काम करो, वो नहीं बोल सकती है। क्यों? क्योंकि वहां की जनता ने जिसे चुनकर भेजा है वो एक तरीके से वहां के लिए कानून बनाई। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं देन, अगर संवैधानिक तौर पर, अगर बड़े लेवल पर जिससे हमारे देश की यूनिटी में दिक्कत आ रही है या हमारे देश की फेडरल सिस्टम में कोई दिक्कत आएगी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीच में आएगी। नहीं तो अपने हिसाब से जो भी काम करना चाहेंगे वो, अगर वो अच्छा नहीं काम करेंगे तो वहां के जो स्टेट के लोग हैं वो खुद ही उनको 5 साल के बाद जो है वो हटा देते हैं कुर्सी से। तो ये हमारी देश की जो संविधान की वो खूबसूरती है, ठीक है, जो कि आपको फेडरल स्ट्रक्चर में देखने को भी मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में इसको। अब देखो, अगर बोला गया, हमने क्या बोला भाई, 2 लेवल पर जो है वो चीजों को बांटा गया है। फेडरलिज्म हैज अ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में एक तरीके से बांटा गया है। वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जो कि हमने क्या बोला, भी फेडरल गवर्नमेंट जो होता है या फेडरल सिस्टम जो होता है वो 2, स्टेट और सेंटर। तो पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सरकार किसकी होती है, पूरे देश की होती है। वो उस स्टेट का भी है जिस स्टेट का एक तरीके से कोई अलग तरीके से सरकार चल रहा है, और जो एक तरीके से जहां पर सरकार नहीं है। जैसे यूटी में बहुत सारे यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर कोई सरकार नहीं है, वो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की जो है वो सरकार है। तो वो क्या देखेगी, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, कि हमारे देश की उन्नति किसमें है। वो ऐसा नहीं देखेगी कि हमारा किसमें फायदा है, या फिर दिल्ली का किसका फायदा, दिल्ली में या वो हम कोई कानून बना रहे हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये जो कानून है वो सिर्फ दिल्ली में लागू होगा, वो पूरे देश में लागू होगा। तो मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉमन इंटरेस्ट को देख रही है कि नहीं। तो हमने क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंस पुराने जमाने में बोलते थे हम लोग, ठीक है, स्टेट को। तो स्टेट्स, दैट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से समन्वय होना चाहिए। समन्वय का मतलब कि साथ में मिलकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा भाई, अब इसमें देखो दूसरा, द अदर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस स्टेट दैट लुक्स आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जनरली जो कानून बनाया जाता है, जैसे मान लो कि एजुकेशन के ऊपर कानून बनाया, जनरली जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जो देश हित में होते हैं वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसको राज्य सरकार को मानना पड़ता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म हैव अ 2 और मोर लेवल ऑफ टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जरूरी नहीं कि फेडरलिज्म में सिर्फ स्टेट और सेंटर ही हो सकते हैं, मल्टीपल टायर भी हो सकते हैं, 2-3 लेवल पर काम कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में जो है पहले 2 लेवल पर काम था भाई, लेकिन 1992 के बाद जो है हमारे देश में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट। तो 3 टायर में हमारे देश की पूरी फेडरल स्ट्रक्चर को बांटा गया, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट जुरिस्डिक्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन विथ ईच हैविंग द अथॉरिटी ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया। मतलब क्या होगा, अलग अलग सरकारें होंगी भाई, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग स्टेट। अब मान लो कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो गुजरात के लोगों पर राज नहीं कर सकती है, सिंपल सी बात है। मतलब एक तो ऊपर है ही हमारे पास जो कि हमारा सेंट्रल है, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, अलग अलग जो सरकारें हैं वो चुनकर दी गई वहां पर, ठीक है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे आ गया यहाँ पर टैक्सेशन का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे क्या टैक्स लगाना है, तो अगर टैक्स है, टैक्स कौन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उस टैक्स को फॉलो कौन करेगी, सब अलग अलग। लेकिन कुछ अलग से अगर टैक्स लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगा सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे आते हैं थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड गारंटी द पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंश्योरिंग देयर एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी आर प्रोटेक्टेड। देख रहे हो, तो फेडरल सिस्टम अगर है तो वहां पर संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो सबकी पावर और अथॉरिटी को, जैसे मान लो गवर्नर की पावर क्या है भाई, संविधान में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर है, संविधान में लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान एक ही है, ऐसा नहीं कि एक स्टेट का अलग संविधान है, दूसरे स्टेट का अलग संविधान। संविधान एक ही है, लिखा गया है वहां पर कि चीफ मिनिस्टर क्या क्या काम कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी व्यवस्था जो है वो एक तरीके से बनी हुई है पहले से, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अमेंडमेंट प्रोसेस, अब देखो सरकार क्या होता है, कभी कभी अमेंड भी तो करती है, कानून में बदलाव भी तो करती है। अब वो बदलाव किस लिए करती है, ताकि हमारे देश में अगर कोई ऐसी चीज आ गई कि भाई जिससे एक तरीके से नीड हो गया कोई कानून, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो एक कानून बना दिया गया कि भाई जो भी इंडस्ट्री है वो अगर इससे ज्यादा पोल्यूशन एमिट कर रहे हैं तो वो टैक्स ज्यादा देंगे। सिंपल सी बात है, तो वो कानून सबके लिए है, मतलब वो अच्छी बात है कि नहीं। तो इस तरीके से भी जो चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किया जा सकता है फेडरल सिस्टम में। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। जुडिशियल ओवरसाइट, जुडिशियल ओवरसाइट मतलब कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कल बताया था कि जो कोर्ट होता है, खास कर हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी मामले को अपने अंदर जो है वो लेकर उसकी सुनवाई को कर सकता है। जैसे मान लो सिंपल से एक मान लो अभी अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, खास करके उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट मान लो कि एक कोई डिसीजन दिया, भाई आप सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो वो फिर से डिसीजन को, उस चीज को लेकर, उस चीज को एनालाइज करके एक तरीके से फैसला दे सकता है किसी भी मामले को लेकर। मतलब अगर कोई चेंज किया है, कोई संविधान में कोई चेंज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को है या जो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम को ऐसा लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, तो वो अपने हिसाब से उसको देख सकता है। ठीक है, विद द हाईएस्ट सर्विंग कोर्ट, देखो बोला गया ना, कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल। ये भी कर सकती है सरकार। क्या कर सकती है, जैसे मान लो एक स्टेट है और सेंटर के बीच में लड़ाई हो गई कि भाई सेंटर जो है वो हमें सही तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग नहीं दे रहा है या पैसा जो है वो नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो एक तरीके से चीजें कहां चली गई भाई, कहां पर चली गई, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट उस चीज की सुनवाई, या फिर दो स्टेट आपस में लड़ गया तो वो कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो वो सब सारी चीजों को भी रिजॉल्व किया जाता है तो फेडरल स्ट्रक्चर में। ऐसा नहीं कि दोनों लड़ने लगे तो हम लड़ने देंगे, नहीं लड़ने देंगे। पहले था ऐसा कि अगर दो राजा लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, उसमें क्या लेना देना हमें भाई, हमें तो अपने एरिया से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं, क्योंकि पूरा हमारा देश एक सिंगल यूनिटी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, रेवेन्यू एलोकेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द रेवेन्यू सोर्स फॉर द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। क्या सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात बोली गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसा कहां से लाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा कहां से लाएगी, उसके लिए कमीशन बैठाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन। तो याद रखना ये भी। सातवां आते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, दोनों जरूरी है। क्यों भाई, फेडरलिज्म एम्स टू बैलेंस द नेशनल यूनिटी विथ अ रीजनल डाइवर्सिटी। देखो, आप किसी के ऊपर आप ये नहीं थोप सकते हो कि आप भाई ये काम करो। मैंने जैसे शुरुआत में बताया, इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए कि यूनिटी के साथ डाइवर्सिटी पर भी फोकस करना चाहिए। यूनिटी कौन, नेशनल लेवल पर यूनिटी बना रहे, और ऊपर से डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब भाई तुम ये पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में अलग तरीके की खेती होगी तो आप इस तरह की खेती करो, कोई दिक्कत नहीं, सब डाइवर्स है। अगर कोई अच्छे तरीके से स्टेट जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है तो उसको सेंटर थोड़ा सा हेल्प करेगी ज्यादा पैसा देके, ठीक है, ताकि वो एक तरीके से डेवलप करे। तो ये सब रिलेशन जो है वो अलग अलग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू व्हिच द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। फेडरेशन जो है दो रूट से एक तरीके से बनता है। पहला हो गया भाई, फर्स्ट रूट इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर टू देयर ओन एंड फॉर्म अ बिगर यूनिट। क्या मैंने बोला, इसको इस वाले डायग्राम से समझो, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। ये तो मैंने लिखा हुआ ये वाले डायग्राम से। मैंने क्या बोला, अगर कोई बोलेगा कि वेज ऑफ अ पावर, देखो इसको ध्यान से देखना, ठीक है, वेज ऑफ पावर बैलेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे दोनों की पावर को एक तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो अगर मान लो कि कमिंग टुगेदर द फेडरेशन, मान लो कि बहुत सारे जो स्टेट है वो साथ में मिलकर आ गए, ठीक है, साथ में मिलकर आए, तो स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म एक बिग यूनिट।
सारे स्टेट मिलकर एक बिग यूनिट बना दिए भाई, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और यूएसए। वहां पर देखो जो हमारे देश में है ना, हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट है ये, और यहाँ पर एक तरीके से देखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और यूएसए। वहां क्या है, अगर आप मान लो कि लॉस वेगस, ये लास वेगस बोलते हैं हम लोग, लास वेगस जो है वहां का अगर आप सिटीजन हो, ठीक है, या कैलिफोर्निया के आप सिटीजन हो, तो आपको दो दो सिटीजन लेना पड़ेगा। एक तो भाई आपको पूरा देश का सिटीजन, और एक तरीके से आपको एक स्टेट का सिटीजन। तो वहां पर सारे स्टेट जो है वो साथ में मिलकर आए हैं और वो एक देश बनाया है। वहां पर इस तरीके से, वहां पर ये नहीं है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ भी बोलेगी और जैसे तैसे करके वो चीजें चलेंगी। वहां नहीं, स्टेट की अलग पहचान है और एक तरीके से सेंटर की अलग पहचान है, समझ रहे हो। तो वहां पर बहुत सारे स्टेट जो है वो साथ में मिलकर आए हैं और वो एक तरीके से पूरे देश को बनाने की कोशिश करिए। लेकिन हमारे देश में क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। हमने क्या करा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है। अपने आप में किसी के पास सुप्रीम पावर नहीं है, लेकिन वहां पर है सुप्रीम पावर, क्योंकि मतलब अलग अलग स्टेट को वहां पर अलग अलग तरीके से रन करने की जिम्मेदारी दी गई है, और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहां पर, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। एक है होल्डिंग टुगेदर, जिसमें सब जो पावर है वो सेंटर के पास है और वो एक तरीके से नीचे लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हाँ, कौन यहाँ पर स्टेट के पास ज्यादा पावर रहता है, यहाँ पर स्टेट के पास कम पावर है, यहाँ पर ज्यादा पावर सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये बात है। तो कंट्रीज इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को एक तरीके से लेकर चल रहे हैं। किसको भाई, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो याद रखना कि दो तरीके से पावर को बैलेंस किया गया है पूरे देश दुनिया में। जनरली एक है कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर मतलब बहुत सारे स्टेट एक साथ मिलकर एक देश बनाया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए में देखने को मिलता है। एक है कि भाई होल्डिंग टुगेदर, कि सब साथ में मिले, एक सेंटर है, उसके नीचे सारे जो स्टेट है वो है जो वर्क कर रहा है, उसके नीचे कौन है, पंचायत लेवल है जो कि काम कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट। तो ये होल्ड करके रखा हुआ है एक दूसरे को, यहाँ पर होल्ड करके नहीं रखा हुआ है, यहाँ सब साथ में मिलकर। अगर कोई स्टेट बोला कि भाई हमें आपके साथ नहीं रहना, तो वो हो सकता है कि आगे चलकर जो चीजें दिक्कत में आ सकती हैं, लेकिन वहां संविधान में कुछ ऐसी बातें कि वो अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है जो कि आपको समझ के चलना है। दोनों एग्जाम्पल भी याद रखने, ठीक है। अगर देखा जाए व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, हमारे देश को जो है वो क्या फेडरल कंट्री जो है वो बनाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए हमारे देश में इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिकॉज इट्स पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर। किसके किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे देश में क्या है, फेडरल जो है वो कंट्री है हमारा देश। दिस डिवीजन ऑफ पावर इज इंश्रेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। देख रहे हो, हमारा जो देश है वो क्या, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब हम लोग क्या बोले, यूनियन ऑफ स्टेट है। हाँ, होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या हो गया, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से हमें जाना गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडर टू टायर, मैंने क्या बोला भाई, शुरुआती दौर पर अगर देखा जाए तो संविधान हमारे देश में बना 1950 में, ठीक है। हमारे देश में 1950 में संविधान को अपनाया गया, ठीक है। उस वक्त से अगर देखा जाए तो जो है हम लोग स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट टायर और सेकेंड टायर, दो लेवल पर हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थी। कब कब तक, 1992 तक। लेकिन 1992 से देखो, लेटर द थर्ड टायर फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। तो थर्ड मतलब सिंपल सी बात है, लोकल गवर्नमेंट के तौर पर जो थर्ड है वो ऐड किया गया। कब भाई, 1992 में, याद रखना, जिसको हम लोग पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना पंचायती राज हमारे देश में जो कि तीसरा लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को डिनोट किया है, वो कब ऐड हुआ भाई, 1992 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। लेकिन हमारे संविधान में पहले कितना था, दो टायर था, स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशन को ही बताया गया था। बाद में 1992 में लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया गया। लोकल गवर्नमेंट में एक शहर की लोकल गवर्नमेंट और एक स्टेट मतलब रूरल की लोकल गवर्नमेंट। रूरल की लोकल गवर्नमेंट को पंचायत बोला गया और जो शहर की लोकल गवर्नमेंट को म्युनिसिपैलिटी बोला गया। हाँ बताइए।
हाँ, रिजर्वेशन की तो बात अलग है, रिजर्वेशन तो पहले ही आया था, रिजर्वेशन तो संविधान के समय से लागू है। नहीं, उसमें चेंजेस किए गए, चेंजेस तो बहुत बार किए गए हैं, लेकिन संविधान आया तब से ही रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन की तो बात ही उसी समय से चल रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया भैया? ठीक है, अब आते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ कर चलना है। एक होता है, 3 लिस्ट होते हैं, एक होता है यूनियन लिस्ट, इसको हम लोग तो मिटा देते हैं। क्या होता है भाई? एक होता है आपका 3 लिस्ट याद रखना, एक तो यूनियन लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट। मतलब क्या है? कानून बनाना। अब देखो क्या बोला गया, हम लोग फेडरल सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, और दोनों साथ में मिलकर बनाएगी। मतलब देख रहे हो? तो इसका मतलब अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर कानून बनाएगी, जिस सब्जेक्ट पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? यूनियन लिस्ट। जिस मतलब मान लो कि डिफेंस से रिलेटेड कितना गोला बारूद खरीदना है, कितना क्या क्या हमें डिफेंस फील्ड में करना है, उन सब चीजों पर अगर कोई कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मान लो कि कोई पुलिस है, स्टेट पुलिस है, अब पुलिस के ऊपर वो अपने स्टेट के अंदर की पुलिस को से रिलेटेड कोई कानून बना रहा है कि पुलिस का यूनिफॉर्म ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से इतना ड्यूटी होगा, इतना तनख्वाह होगा, ठीक है, ऐसे हम एग्जाम कराएंगे, उस तरीके से कराएंगे। तो उन सब चीजों पर अगर कानून बनाया जा रहा है तो वो कौन बनाएगा? वो स्टेट, जिस स्टेट का नहीं, कभी नहीं बनाएगी। ठीक है, आगे आते हैं ट्रेड से रिलेटेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड जो वगैरह हो रहा है वो सब। एग्रीकल्चर कि हमारे देश में खेती के क्या क्या कानून होंगे, इरिगेशन से रिलेटेड क्या होंगे, मतलब जनरली लैंड, जमीन अगर उस स्टेट की है तो उस स्टेट के ऊपर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और जैसे बैंकिंग, बैंक भाई बैंक कैसे फंक्शन करे, ठीक है, वो सब सारी चीजों पर अगर कोई सरकार अगर उससे रिलेटेड कोई कानून बनाती है तो वो कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट। करेंसी के ऊपर कौन सा नोट बदलना है, कौन सा नोट छापना है, वो सब के ऊपर कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स का मतलब क्या हो गया? फॉरेन अफेयर्स का मतलब सिंपल सी बात है कि विदेश नीति क्या होगी हमारी, मतलब हम किसके साथ समझौता करें, किसके साथ हम एमओयू साइन करें, किसके साथ हम एग्रीमेंट साइन करें, वो सब सारी चीजों के बारे में सोचना समझना। ठीक है, किसका काम है भाई? आपको देखने को मिलेगा किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कम्युनिकेशन की किस तरीके से बातचीत हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उन सब सारी चीजों पर कानून जो है वो बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन यहाँ पर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली मेक अ लॉ, किसमें? एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर कभी भी कानून बनता है उसमें स्टेट की राय ली जाती है। ठीक है, दूसरा अगर जंगल, क्योंकि जंगल तो किसी एक का है नहीं भाई, जंगल से पूरा इंपैक्ट होगा। अगर मान लो कि इस स्टेट में, अगर उत्तराखंड में या फिर मान लो कोई अदर स्टेट हिमाचल में अगर जंगल काटे जा रहे हैं तो एक तरीके से उसका प्रभाव पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। तो एक तरीके से उस पर अगर कोई कानून बनाएंगे तो कौन बनाएगी भाई? कौन? दोनों मिलकर बनाएंगे। ट्रेड से रिलेटेड, खास करके इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होती है वो आपको दोनों मिलकर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड कि अगर तलाक किस केस में हो सकता है, कौन से केस में, संविधान में तलाक के बहुत सारे प्रावधान लिखे गए हैं, या फिर अगर कोई धोखा दे दिया, ठीक है, उसको मर्डर कर दिया, ठीक है, तो वो सब सारी चीजों पर लगभग चीज कानून जो कौन बनाएगा? एडॉप्शन, सक्सेशन, सक्सेशन मतलब किस तरीके से बिजनेस आगे लेकर चलना है, उन सब सारी चीजों पर कानून, कंपनीज एक्ट, तो वो सब सारी चीजों को लेकर कौन बनाएगा कानून? कॉन्करेंटली, हाँ, स्टेट के बीच में जनरली। ठीक है, आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया? 3 फोल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हमारे एक तरीके से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। उसमें देखा जाए तो 3 लिस्ट में पहला लिस्ट कौन है? यूनियन लिस्ट। इन इंडिया द यूनियन लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज एक्सक्लूसिवली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाकर चलेगी। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ अ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, है कि नहीं? वैसा चीज जिससे एक तरीके से पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी, जैसा कि मैंने बता रखा है। तो आप लोग एक तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैंने बाकी तो बता ही रखा है आपको। आगे आते हैं भाई थोड़ा सा स्टेट लिस्ट में। देखो मैंने क्या बोला, वैसे लिस्ट जिस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट, जिसमें एक तरीके से क्या क्या आता है भाई? पुलिस आता है, ट्रेड आता है, एग्रीकल्चर आता है, इरिगेशन आता है। क्लियर? मतलब इन इंडिया द स्टेट लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट that exclusively within the jurisdiction of
स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वैसे लिस्ट जिस पर पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये बात है। आगे अगर देखा जाए कॉन्करेंट लिस्ट में, तो देखिए भाई कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, बोथ यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, जो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कॉन्करेंट, जैसे कि मैरिज के ऊपर, एडॉप्शन के ऊपर, सक्सेशन के ऊपर, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सब कुछ मामले हैं जो कि कोई दो याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से दो हैं जो दो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है कानून, वैसे कौन दो सब्जेक्ट हैं जिस पर सिर्फ कौन बना सकती है कानून, स्टेट गवर्नमेंट, और वैसे दो जिसको एक तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं कि अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडियन स्टेट्स। अब देखो अनइक्वल पावर का मतलब क्या है, जैसे हमारा फेडरेशन जो है वो किससे बना है, होल्डिंग टुगेदर से, जिसका मतलब इन इंडिया नॉट ऑल द स्टेट हैव अ सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, सारे स्टेट को सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी नहीं दिया गया है, किसी को कम किसी को ज्यादा। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न वाले को देखो वहां पर ज्यादा कंट्रोल थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा लगता है, और जो मेन स्टेट है नॉर्थ वाले साउथ वाले उसमें थोड़ा सा स्टेट का ज्यादा पावर देखने को मिलेगा, और इन कंपेयर टू अदर स्टेट, मतलब कुछ कुछ स्टेट हैं जिनको पावर अधिक दिया गया, कुछ कुछ स्टेट है जिनको ज्यादा पावर नहीं दिया गया। क्या बोले, फेडरल हुए ना, क्योंकि होल्ड करके टुगेदर, क्योंकि अगर मान लो कि जहां पर ऐसी व्यवस्था लग रही है कि वो लोग साथ में जो सरकार नहीं बना जो चला पा रही है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी भाई। जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में ऐसे थी कि भाई वहां पर लोग जो है चुनकर तो भेज देते हैं, लेकिन वहां पर वहां के रिसोर्सेज को फायदा उठाया जा रहा है, या वहां सही तरीके से सरकार नहीं चलाया जा रहा है, वहां आपस में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उस पर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कब्जा तो करेगी ही ना, नहीं तो फिर क्या होगा, उसका जो आग होगा वो दूसरे स्टेट में फैलेगा, उसकी वजह से दूसरा स्टेट जलेगा। इससे अच्छा है कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा जाए, ठीक है, कि ज्यादा वो अपने आप को सुप्रीम ना मानने लगे। तो इसीलिए सम स्पेशल स्टेटस दिया गया कुछ स्टेट को, कि भाई उसको स्पेशल दर्जा दिया गया कि वहां पर हर स्टेट का जैसे कानून लागू होता है उस स्टेट पर वो कानून लागू नहीं होगा। तो क्या बोला गया, सम स्टेट, जैसे कि मैंने बोला अभी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हैव अ स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द यूनिक सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। वहां पर शुरुआत से हिस्टोरिकल फैक्टर कुछ ज्यादा है, ठीक है। हिस्ट्री के तौर पर भी देखा जाए तो बहुत स्टेट ऐसे थे जो शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन वहां के राजा शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तो बहुत दिक्कत मशक्कत के बाद वो लोग हमारे देश के साथ जुड़े हैं अभी भी, ठीक है। तो जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट करना ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर व्यवस्था है, वहां पर पहाड़ है, तो आगे चलकर मान लो कि हमें कोई मिनरल्स मिल जाए, रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाए, तो हमें वो कितना फायदा करेगा, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सारे मिनरल्स आज भी हमारे जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उनको हमें साथ में लेकर चलना है ना भाई। तो इसीलिए उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया कि भाई आपको जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पैसा देगी, जैसे तो उनको स्पेशल जितने भी स्टेट्स हैं उनको ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जनरली। तो यहाँ क्या बोला गया, इसलिए दिया गया कि दीज पावर्स प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस लैंड राइट, कल्चर और एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे मान लो कि वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है, तो भाई अगर आप जॉब करना चाहते हो दूसरे स्टेट में आकर तो आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए स्पेशल प्रेफरेंस भी दिया जाता है। कोई यूनिवर्सिटी में अगर जा रहे हो तो वहां पर स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये भी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। नॉन रेसिडेंट आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम परचेजिंग द लैंड एंड द प्रॉपर्टीज इन दिस स्टेट, है ना। जैसे हिमाचल में आप बाहरी लोग जो है वहां जाकर जमीन परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। सेम क्यों, क्योंकि उनको एक स्पेशल स्टेटस, हाँ, तो बाहर के लोग वहां पर नहीं जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी है, उत्तराखंड में भी है कि आप इतना ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते हैं अगर आप यहाँ के सिटीजन नहीं है। तो अपने आप में ही एक स्पेशल स्टेटस है, तो उनको इसीलिए ताकि उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि वहां पर ऐसा ना हो कि फिर से वही चीज हो जाए जो दूसरे स्टेट के साथ हुआ है। उनको अपनी कल्चर भी तो है वहां पर उनकी, उनको भी दिक्कत परेशानी नहीं आना चाहिए भाई। तो इन सारी चीजों के लिए एक तरीके से स्पेशल स्टेटस दिया गया। कौन से आर्टिकल 371। अगर देखो कुछ ऐसे हैं एरिया जिसको किसके कैटेगरी में रखा गया, यूनियन टेरिटरी में। आप जानते हैं यूटी में भी, यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, जो कौन कंट्रोल करता है लगभग समय, जहां पर विधानसभा नहीं है वहां के यूनियन टेरिटरी को पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलती है। जैसे दिल्ली एक यूटी है, दिल्ली यूटी है ना भाई। अब दिल्ली तो यूटी है, लेकिन यहाँ जो है वो विधानसभा है कि नहीं, जहां पर प्रॉपर चीफ मिनिस्टर वगैरह चुनकर आते हैं। विधानसभा का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एक तरीके से चुनकर आते हैं भाई। वहां पर हम लोग एमएलए वगैरह चुनकर भेजते हैं, और वो चीफ मिनिस्टर वगैरह, ठीक है। और हाँ चले जाइए,
तो वहां पर एक तरीके से एक स्पेशल स्टेटस है वहां पर भी लेकर, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो दिल्ली में जो पुलिस है, पुलिस किसके कंट्रोल में रहता है पता है? पुलिस जो है जितने भी यूटीज हैं वहां पर कंट्रोल जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। हाँ वही तो बोला स्टेट, लेकिन हर एक नहीं, जहां जो यूटी है, जितने भी सारे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनका, स्टेट नहीं बोला, वो स्टेट थोड़ा ना, ठीक है। ये बात है, समझ के चलना। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल जब सरकार में थे तो वो बहुत बार गुहार करते थे कि भाई इसे यूटी का दर्जा ना देकर स्टेट का दर्जा दो। अब सोचो कि वहां पर अगर स्टेट का दर्जा दे दिया जाए तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहां पर पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, तो वहां पर स्टेट अपनी अपनी तरफ से चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएगी जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट करके चलेगी। तो इसीलिए उसको यूटी के कैटेगरी में रखा गया ताकि वहां की पुलिस व्यवस्था, वहां जितने भी एम्बेसी हैं सारे एम्बेसीज वहीं पर हैं, ठीक है। तो वो सब अपने आप में एक हॉट पॉइंट बनता है। और एक तरीके से कोई भी अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के गिरफ्त से बाहर हो जाए अगर कैपिटल सिटी, तो एक तरीके से उससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है, नहीं। तो वहां एक तरीके से उसको स्पेशल मतलब एक यूटी के कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन हाँ वो सब सारे म्युनिसिपैलिटी वाला काम, रोड वगैरह बनाना, हाँ हाँ वो सब सारी चीजें पूरा एक तरीके से काम करके चलती है, ठीक है। रोड वगैरह बनाना, ब्रिज वगैरह बनाना, वो सब सारा काम प्रॉपर तरीके से चलता है। और बाकी सारे जैसे मान लो किसी को हेल्थ देना है, हेल्थ फैसिलिटी देना है, एजुकेशन देना है, वो सब सारी चीजें बस सिर्फ पुलिस वाला और जो जमीन वाला, जो ये दोनों किसी कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्लियर। सर्टेन रीजन्स इन इंडिया देखो इंक्लूडिंग चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी किसके अंदर है, यूटी के अंदर। फिर लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली आर क्लासिफाइड एज अ यूटीज, जो कि एक तरीके से प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के आधे कंट्रोल में, आधा एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा वहां पर जो है वो गवर्नमेंट चलाई जाती है। दिस एरियाज टू स्मॉल टू बी इंडिपेंडेंट स्टेट एंड देयरफॉर हैव अ लिमिटेड पावर विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट। कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो एक लिमिटेड पावर है ताकि वो उसको होल्ड करके रख सके। उतना बड़ा एरिया नहीं है कि उसको हम लोग एक तरीके से एक नया स्टेट ही बनाते हैं, जिसकी वजह से उसको होल्ड करके रखा गया वहां अथॉरिटी किसके द्वारा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। एक होता है पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये हमने पूरा पढ़ी रखा है कि यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज अ फंडामेंटल ऑफ द, हमारे देश का जो संविधान है उसमें एक तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट, इसमें जो है याद रखना ऑल्टरिंग दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देख रहे हो, अगर मान लो कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई ये जो स्टेट है वो अब ये स्टेट मतलब मान लो कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ भाई, हाँ या ना, बिहार से अलग झारखंड हुआ, ये कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर ये चाहे फिर से चाहे केंद्र सरकार की भाई आप दोनों को फिर से यूपी बना दो, बना सकती है बिना कुछ उत्तराखंड से पूछे। वैसे सलाह मशवरा कर सकती है लेकिन कैसे बनाएगी, जब उसको बिल वगैरह पूरा कानून वगैरह लाना पड़ेगा, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट से सिग्नेचर, तभी एक तरीके से वो कानून एक तरीके से लागू होगा। तो वो सरकार कर सकती है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो उतना डीप में आपको नहीं पढ़ना, बस आप सिर्फ जानिए कि यहाँ पर चीजें किस तरीके से चलती हैं। हमने क्या देखा भाई, जुडिशियल ओवरसाइट भी कर सकती है। जुडिशियल ओवरसाइट का मतलब कोई भी कानून अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार बना रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो उसको देख रेख कर चलने का काम किसका होता है, जुडिशियरी का। चेक एंड बैलेंस का काम क्या होता है, जुडिशियरी का। टैक्स वगैरह ये सब सारी चीज में भी आपस में तालमेल बनाकर चलने का काम दोनों का, स्टेट और सेंटर का रहता है। ठीक है, कि कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स नहीं लगाना है। अब आ जाओ दूसरे मुद्दे पर, लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज का आधार अपने आप में इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो लैंग्वेज के आधार पर लिंग्विस्टिक जो स्टेट है, अब बहुत बार ना ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टेट जो है उन्होंने ये मांग करी कि भाई हमारा लैंग्वेज अलग है तो हमें अलग स्टेट बना दिया जाए, ऐसा हुआ भी है। ठीक है, एक स्टेट को जो है वो लैंग्वेज के आधार पर उसको उसका दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, बल्कन छोड़ो ना, वो तो इंडिया के बारे में बात करो, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। लैंग्वेज यहाँ पर ये सब सारे फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया के बारे में बेस्ड है। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। हाँ बताओ, मैंने क्या बोला, इंडिया के बारे में। इंडिया में कौन, आंध्र प्रदेश, तो उसको देखेंगे आगे। तो देखो क्या हुआ था, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक politics in our country. Many old states have vanished and many new state has been
क्रिएटेड। बहुत सारे स्टेट बने भाई, बहुत स्टेट बिखरे हमारे देश में शुरुआती दिनों से। लेकिन अगर देखा जाए इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन क्रिएट अ न्यू स्टेट। लेकिन जब हमारे देश में जब आजाद हुआ हमारा देश, तो बहुत सारे जो स्टेट हैं, एक तरीके से बोला गया भाई जो तमिल बोलते हैं वो एक अलग स्टेट बना लिए, एक अलग बना दिया गया। जो एक मलयालम बोलते हैं वो अलग स्टेट, ठीक है। और एक तरीके से जो दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं वो अलग स्टेट देखने को मिलता है कि साउथ में तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब सारी चीजें हैं। तो अगर नॉर्थ में देखो तो हिंदी वाले ज्यादा हैं, फिर पंजाब वाले रीजन में पंजाबी, ठीक है। तो ये सब सारे पंजाबी लोग वहां सेटअप कर दिया गया। तो लैंग्वेज के आधार पर किया गया, मतलब दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज आर लिव्ड इन द सेम स्टेट। इस तरीके की कोशिश की गई ताकि इस तरीके की बाउंड्री खींची जाए कि एक जैसा, जैसे मान लो कि पहाड़ी लोग एक जैसा पौड़ी है तो एक पौड़ी का एक अलग सा इलाका बना दिया गया। सेम उसी कुमाऊनी जो बोलते हैं वो कुमाऊं एरिया बना दिया गया। सेम उसी तरीके जो मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र बना दिया गया। महाराष्ट्र जो गुजरात भी अलग, पहले दोनों साथ में थे भाई, बाद में एक तरीके से अलग किया गुजरात महाराष्ट्र को। तो मराठी वाला महाराष्ट्र, जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात। तो लगभग नहीं, हाँ ये सब पहले से जब आजाद हुआ ना तो लोगों ने सोचा कि भाई लैंग्वेज के आधार पर अभी भी अपने आप ग्रुप कर दो, लेकिन किसी को ये मत बोलो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ नहीं रहेगा। बस इस तरीके से ताकि वहां के लोग अच्छे से जी पाए। ऐसा ना लगे कि वहां पर अगर मान लो कि 5 घर मराठी का और एक घर बीच में गुजराती का छोड़ दो तो क्या होगा, आपस में लड़ेंगे। मतलब इस तरीके से चीजें आ सकती थी, जिसके वजह से हमारे देश के लोगों ने सोचा, या जो बड़े बड़े उस वक्त बैठे हुए थे कुर्सी पर, उन्होंने सोचा कि लैंग्वेज के आधार पर चीजों को बांटा जाए। लेकिन लैंग्वेज को स्पेसिफाई कभी नहीं किया गया कि भाई हम लैंग्वेज के आधार पर बांट रहे हैं, कभी नहीं इस चीज को बोला गया। जैसे when the demand for formation of a state based on the language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। लेकिन ये भी बात है, जैसे मान लो कि गुजराती लोग एक साथ, लेकिन ऐसे जरूरी तो नहीं कि गुजरात में सिर्फ गुजराती लोग ही रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा हमारे देश में कभी नहीं किया गया। वो तो एक तरीके से फॉर्म किया गया है, लेकिन उसका कभी भी ये मकसद नहीं रहा है। जब बहुत सारे स्टेट ने ये बात बोला कि मेरे को अलग अलग स्टेट बना दो, अलग अलग लैंग्वेज, तो वैसे कितने टुकड़े हो जाते हैं हमारे देश में, कितने टुकड़े हो जाते हैं। और आज भी एक तरीके से अगर कहीं पर ये सवाल उठता है तो उसको एक तरीके से सख्त कार्रवाई किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू। कि अगर मान लो कि कोई यहाँ का लड़का है, वो बोल रहा है कि भाई तुम कैसे गुजराती बोल रहे हो, मराठी कैसे बोल रहे हो। बीच में आया था कि महाराष्ट्र में जो लोग है वो भोजपुरी वाले लोगों को मार रहा था महाराष्ट्र में, कि भाई तुम यहाँ पर रह क्यों रह रहे हो। तो वो गलत बात है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज पहले से फियर था, इसी वजह से लैंग्वेज के आधार पर कभी हमारे देश में किसी स्टेट को दर्जा ही नहीं दिया गया। ऑफिशियली उसको कभी ये नहीं बोला गया कि यहाँ सिर्फ गुजराती ही लोग रहेंगे, यहाँ सिर्फ मराठी ही लोग रहेंगे, ऐसा कभी नहीं बांटा गया, ठीक है। सिवाय एक स्टेट के जो कि थोड़ा एक्सेप्शनल है, साउथ सदर्न मोस्ट पार्ट का, ठीक है। आगे अगर देखा जाए लैंग्वेज पॉलिसी हमारे देश में कैसी रही वो देखो। तो पहली बात अगर कोई पूछेगा, लैंग्वेज पॉलिसी हमारे देश में साफ सुथरा रहा है कि भाई कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन ये मत बोलिए कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। आज बहुत वाले साउथ वाले ही बोलते हैं ना कि नहीं तेलुगु को ये है, तेलुगु हम लिखेंगे, तेलुगु हम बोलेंगे, तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मराठी बोलना बोलिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मराठी को ही नेशनल लैंग्वेज बना दो, ये लैंग्वेज बना दो, ये लैंग्वेज बना दो, नहीं बना सकते। तो लैंग्वेज पॉलिसी एंड द नो नेशनल लैंग्वेज, सबसे पहले हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा। अगर हिंदी को कर दे रहे थे तो मराठी वाले लोग गुस्सा हो जा रहे थे, हिंदी कर दे रहे थे तो उधर तेलुगु और तमिल और मलयालम वाले लोग गुस्सा हो जा रहे थे। तो इसकी वजह से कभी भी उसको ज्यादा तवज्जो, जबकि हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऐसा कभी नहीं करा कि वो हमारे देश की क्या होगी, एक नेशनल लैंग्वेज होगी, कभी नहीं हमने ये बात बोली। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डेजिग्नेट द नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। रिकॉग्नाइज किया गया है कि अधिकतर जो भी बातचीत होती है, जो भी कन्वर्सेशन होता है वो हिंदी में ही होता है। नहीं, एक होता है संविधान में लिखना, एक होता है कि हमने एक तरीके से माना है, इसीलिए सरकार कभी नहीं बोली है, सरकार ने कभी ये भी नहीं बोली कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नाम है, महात्मा गांधी सरकार ने आज तक नहीं इस वर्ड का इस्तेमाल करा कहीं, समझ रहे हो। तो किसी का, जैसे आप समझ सकते हो, तो हिंदी कभी रिकॉग्नाइज किया जाता है, जनरली बोलते हैं लोग, क्योंकि ज्यादा स्पीकिंग पॉपुलेशन हो गई, लेकिन ये नहीं बोल सकते हो आप कि हिंदी जो है वो हमारा नेशनल लैंग्वेज है। ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज इज मच डिफरेंट थिंग, ठीक है। देखो, इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट, देख रहा हूं 40% लोगों, मतलब 100 लोग हैं तो 40% लोग जो है वो हिंदी बोलना और पढ़ना जान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेफ गार्ड करने के लिए, इसीलिए हमने कभी भी एक तरीके से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना। उसको कंसिडर किया जाता है लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है।
ठीक है, आगे आ जाए भाई, नेक्स्ट आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या बोला गया, दूसरा स्केड्यूल लैंग्वेज एंड एग्जामिनेशंस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर देखो इन एडिशन टू हिंदी द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी के अलावा 22 लैंग्वेज को और हमारे देश में 22 स्केड्यूल लैंग्वेज को भी हमारे देश में तवज्जो दिया गया। इसलिए देखना, कैंडिडेट अपीयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कैन चूज टू टेक देम ओन लैंग्वेज। मराठी में एग्जाम देना चाहता है मराठी में देगा, अगर वो मलयाली में देना चाह रहा है मलयाली में देगा, उर्दू में देना चाह रहा है उर्दू में देगा। लेकिन जनरली उर्दू रहता है कि नहीं रहता है पता नहीं, लेकिन जनरली तमिल तेलुगु वगैरह तो रहता ही रहता है। जैसे हिंदी इंग्लिश रहता था ना, अब लगभग सारे लैंग्वेज आपको आ गए हैं उसमें कि आप कोई भी लैंग्वेज में अपने एग्जाम को दे सकते हैं। स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट का अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से जो उत्तराखंड में वो हिंदी है, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टेट लैंग्वेज होता है भाई, तो स्टेट लैंग्वेज का एक पेपर भी होता है एग्जाम वगैरह में, आगे जाकर देखोगे। कॉशियस इन स्प्रेड ऑफ द, कभी भी हिंदी को स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की गई हमारे देश में, जबरदस्ती नहीं कि भाई अब हिंदी बोलो, ऐसा कभी भी हमारे देश में नहीं किया गया। अनलाइक श्रीलंका, है ना, देखो इंडियन लीडर्स टू केयरफुल अप्रोच इन प्रमोटिंग हिंदी, मतलब हिंदी को प्रमोट करने में उन्होंने बहुत धैर्य पूर्वक चीजों को देखा समझा तब चला। ऐसा नहीं कि सिन्हाला कम्युनिटी जैसा जो है उसमें पूरा दादागिरी, अगर वैसा होता तो हमारा देश आज इतना अच्छा तरीके से चल नहीं रहा होता, ठीक है। इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन प्लान टू सीज द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस इन 1965 में शुरुआत में ये बात तो बोला गया, प्लान तो ये किया गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज, आज भी देखो जितना सारा ऑफिशियल काम होता है वो लगभग आपको वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हाउएवर आफ्टर प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली इन द तमिलनाडु, देख रहे हो, तो ये भी बात जो चल रही थी, फिक्स नहीं किया गया, नहीं वो चल रहा था बात कि भाई हम लोग लाएंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रोटेस्ट किया तमिलनाडु के लोगों ने, द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू कंटिन्यू यूजिंग इंग्लिश अलोंग विद हिंदी, देख रहे हो। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि चलो भाई हिंदी इंग्लिश वगैरह दोनों साथ में मिलकर चलेंगे, एक ही लैंग्वेज हम लोग जो है वो चीजें नहीं रखेंगे। इसलिए देखो कोई भी सरकार का जो लिस्ट आता है या कोई भी चीज अगर बोला जाता है तो उसको अलग अलग लैंग्वेज में, खासकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको बांटा जाता है। हाँ, रिकॉग्नाइज, बस उससे ज्यादा नहीं, उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जैसे मान लो कि कोई चीज है तमिलनाडु के लिए, तो तमिलनाडु में तो तमिल लैंग्वेज भी दे दिए भाई, क्या दिक्कत है, जाओ। लेकिन जनरली इसको हिंदी और इंग्लिश में रखने की बात की जाती है। देखो क्रिटिसिज्म एंड कंटिन्यू ऑफ प्रमोशन ऑफ हिंदी, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट कंटिन्यूइंग द यूज ऑफ इंग्लिश बेनिफिट द इंग्लिश स्पीकिंग लाइट। देखो बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई इंग्लिश का आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हमारा देश हिंदी है, अदर लैंग्वेज उसको आप स्पेसिफाई कीजिए, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू प्रमोट हिंदी थ्रू डज नॉट इम्पोज द नॉन हिंदी। हिंदी तो सरकार प्रमोट कर रही है, लेकिन ये नहीं बोल रही कि आप भी हिंदी बोलो, कि हम हिंदी बोल रहे हैं, जो हिंदी पॉपुलेशन है वो बोल रही है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप भी एक तरीके से हिंदी बोलो। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन लीडर्स इज हैंडलिंग द लैंग्वेज इशू हैव हेल्प्ड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट लाइक दोज सीन इन द श्रीलंका। हमारे देश के लीडर ऐसे नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है, नहीं बनना चाहिए ना। आप सोचो कि इतना सारा जो लैंग्वेज बोला जाता है हमारे देश के लोगों के द्वारा, तो आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है, आप कहां चेंज करोगे, आप करोगे तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दोगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर देगा। ऐसा नहीं होता, आप तो तुम एथोलॉजी कर रही हो नहीं कि भाई अगर हो ही गया तो हो गया, तो सबके लिए होगा, लेकिन वो कलेश होगा ना, फिर कलेश होगा, स्टेट के बीच में फिर लड़ाई होता रहेगा, फिर उससे तो कोई फायदा नहीं होगा, देश का तो घाटा ही होगा, ठीक है। अब देखो सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन, स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म, ये मैंने बता रखा है, इसका डिटेल मैंने दे रखा है, इसको मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी जो है, मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और राइज इन द रीजनल पैरिटी एंड कोलिशन गवर्नमेंट। ये कोलिशन गवर्नमेंट की चीजें जो है वो चल रही है। तो कोई बोलेगा सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को, अगर आप सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन होगा, रिलीजन कौन लिख दिया, रिलेशंस होगा, ठीक है, रिलेशंस होगा, ठीक है, तो इसको समझ जाना है। तो ये सब सारी चीजें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए नहीं वो हाथ में, तो यहाँ देखो स्ट्रेंथिंग द फेडरलिज्म थ्रू द, क्या स्ट्रेंथ करो भाई, किसके थ्रू, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के थ्रू, किसके थ्रू, पावर शेयरिंग के थ्रू।
दूसरा जो है डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी, आप देख रहे हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी गवर्न फॉर द बोथ सेंटर एंड सम स्टेट लीडिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट नॉट फुली एक्सरसाइज द ऑटोनॉमी ऑफ द फेडरल। कभी कभी देखते हो, कभी कभी आप देखते हो कि सेंटर में बीजेपी है और एक स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वहां पर ज्यादातर जो वहां पर काम होगी वो किससे होगी? बीजेपी से। अगर वहां पर कांग्रेस आ गया तो कांग्रेस पर ज्यादा ध्यान, यहाँ बीजेपी है और यहाँ पर कांग्रेस है तो ये ज्यादा ध्यान कांग्रेस पर नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थोड़ा बहुत एक तरीके से टेंशन होती है कभी कभी, लेकिन उसको भी एक तरीके से जो है उसको देखकर चला जाता है। मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, कभी कभी क्या होता है भाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट बाय द राइवल पार्टी। कभी कभी जो सेंटर में सरकार रहती है वो स्टेट की गवर्नमेंट में ज्यादा हावी हो जाता है, उनका रीजंस, या फिर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी उन मुद्दों को ले लिया जाता है, जिसके वजह से वहां पर वो इन्फ्लुएंस करके लोगों को जो है वो जितवा सकते हैं अपनी पार्टी को, जो एक तरीके से बहुत गलत बात है। तो सेंटर ऐसा जो है वो करता है जनरली। राइज इन द रीजनल पार्टीज एंड कोलिशन, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट, साथ में मिलकर सरकारें बनाना, और एक तरीके से रीजनल पार्टीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे हमने पॉलिटिकल पार्टी में देखा था कि बहुत सारे एक तरीके से अलग अलग पार्टी हैं जो कि एक तरीके से राइज हो रहे हैं और कोलाइड करके गवर्नमेंट बना रहे हैं। लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे को लगता है कि केस बेस्ड जो क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो इस वाले टॉपिक से बन सकता है, यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में जो बात किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ या इन इंडिया जो है वहां पर नीड फॉर द थर्ड टायर। इसका इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर क्या बोला गया भाई कि देखो भाई ठीक है, सेंटर जो है वो काम तो कर रहा है, उसके जो नीचे बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, लेकिन इसके नीचे ना जो लोकल गवर्नमेंट में, चाहे वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे रूरल लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे एक तरीके से पंचायत हो, उनको ना स्टेट सही तरीके से तवज्जो देकर चल नहीं रहा है। तो नीचे भी एक सरकार बनाओ भाई, नीचे भी लोग जो है वो चुनकर अपने लोगों को बैठा ताकि वो गांव के लेवल पर काम कर सकें या एक शहर के कस्बे के लेवल पर काम कर सकें। हाँ, जैसे आप यहाँ पे देखो म्युनिसिपैलिटी में यहाँ पर मेयर है भाई, तो देहरादून की चीजों को देखकर चल रहा है ना, वो चल रहा है। तो यहाँ देहरादून की व्यवस्था को अगर मान लो कि सिर्फ सीएम धामी जी अगर देख के चल रहे होते तो दिक्कत वाली बात है। अगर मान लो कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर सारे को कैसे देखेगा भाई, दिक्कत है। कौन? हाँ, तो यही इसी में आएंगे, म्युनिसिपैलिटी के अंदर ही तो आ रहे हैं ये लोग। जो प्रधान है, जब प्रधान बन रहे हैं वो वार्ड, जितने भी वार्ड आते हैं ना, सब म्युनिसिपैलिटी के अंदर आए। ठीक है, और ये सब का हेड मेयर, फिर मेयर का हेड उधर आगे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो कि आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी ना क्या, अगर मान लो कि ऐसा थोड़ा सारे एमएलए बीजेपी के ही हैं, कुछ एमएलए तो उसके भी तो हैं, कांग्रेस के भी तो हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो जितना पैसा मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे चलना है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, नीड ऑफ द 3 टायर। मतलब ये हमारा देश इतना बड़ा है भाई, तो उसके लिए एक तरीके से एक डिसेंट्रलाइज पावर जरूरी है कि मतलब पावर किसी एक के हाथ में ना हो, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही है, सेंट्रलाइज का मतलब एक के पास बहुत ज्यादा पावर, डिसेंट्रलाइज मतलब सबके साथ सबको इक्वल तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम सेंटर स्टेट टू द लोकल गवर्नमेंट, इनेबलिंग द लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंकरेजिंग द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ताकि जो नीचे वाले लोग हैं वो भी डेमोक्रेटिक को या फिर डेमोक्रेसी को लेकर चल सके या फिर वो भी समझ सके, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था, जो छोटे छोटे मुद्दे होते थे वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाते थे, जिससे हमारे देश का जो लोअर लेवल है या लोकल लेवल है वो कभी भी पनप नहीं पाया। ठीक है, और उनको भी इनिशियल चैलेंज शुरुआत में रहा, लेकिन जो चीजें हैं वो एक तरीके से 1992 में उसको सॉल्व कर दिया गया, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, हाँ, 1992 में संविधान में संशोधन आया। उसमें देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th, याद रखना कि 74 दो संविधान के आर्टिकल्स में चेंज किया गया। ठीक है, या फिर ऐड किया गया, चेंज क्या किया गया, ऐड किया गया कि यहाँ पर दो जो है वो अलग अलग ऐड होंगे 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसमें यह बोला गया की फीचर्स क्या था भाई अमेंडमेंट को, कि हम अपने सरकार को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे। पहले स्टेट और सेंटर तो था ही, अब एक लोकल गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश करेंगे जो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बोला गया, मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज, कि भाई शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट,
फिर स्टेट गवर्नमेंट, अब क्या होगा लोकल गवर्नमेंट। रेगुलर इलेक्शन होगा हर 5 साल में, जैसा कि स्टेट में होता है, जैसा कि सेंट्रल में होता है। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, वहां पर भाई जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसीज हैं और वुमेन्स हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा जिस तरीके से जो चीजें, ताकि वहां के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो भी एक तरीके से आगे बढ़ पाए। क्रिएटिंग अ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द लोकल इलेक्शन, लोकल इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी। ठीक है, एक होता है इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल लेवल पर रहती है, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि एमएलएस वगैरह के इलेक्शन वगैरह कराती है भाई। तो उसके साथ जो है वो एक तरीके से कौन रहेंगे, कौन वो किसकी जिम्मेदारी लेगा, लोकल इलेक्शन का भी जिम्मेदारी लेगा कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर अ पावर एंड रेवेन्यू, देख रहे हो, मतलब क्या बोला गया, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा भी देना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट को, प्रधान को, मुखिया को, अलग अलग जो भी लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो सिटी में हो चाहे वो आपका रूरल एरियाज में हो, तो वहां दोनों में एक तरीके से चीजों को एनालाइज करके चलना होगा, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ नहीं, मैंने तो 1992 है, तो देश आजाद होने के बाद बहुत बाद आया ना, एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद, स्टेट और सेंटर का बहुत वही था, मैंने तो बताया उस समय वही था। अब देखो अभी मैंने क्या बताया भाई, एक क्या किया गया, तो दो देखेंगे, पहला क्या है रूरल गवर्नमेंट, उसमें बोला गया कि नोन एज पंचायती राज, इट इंक्लूड्स द ग्राम पंचायत। इसमें क्या बोला गया, जो शुरुआत में क्या होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और एक तरीके से जिला परिषद, मतलब 3 तरीके से बोला गया। एक होगा जो डिसीजन जो मेकिंग बॉडी होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम सभा के द्वारा। पंचायत समिति का काम क्या रहेगा भाई, ग्रुपिंग द सेवरल ग्राम पंचायत, कि सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पंचायत समिति बैठाया जाए। मान लो 4-5 गांव एक साथ मिलकर है, एक पंचायत बना, ठीक है, और उस पंचायत में इलेक्शन हो रहा है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि साथ में लेकर चलना है। ठीक है, उसके बाद एक होता है जिला परिषद, जिला परिषद जो सबसे हेड होगा, ये कहां, रूरल एरियाज में। तो अगर देखा जाए शुरुआत में क्या है भाई, एक तो हो गया ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, तो बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बना, पंचायत समिति। ठीक है, अब पंचायत समिति के ऊपर कौन काम करेगा, जिला परिषद, जो ये ब्लॉक लेवल पर होगा, समझ रहे हो, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर नहीं, ये होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ये होगा आपका ब्लॉक लेवल पर और ये होगा आपका विलेज लेवल पर, देख रहे हो, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद क्या हो गया भाई आपका पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, फिर जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ पर सबसे हो गया, यहाँ पर भी 3 टायर हो गया। इस तरीके से चीजों को वहां पर बांटा गया और एक तरीके से खास करके रूरल एरियाज में। अर्बन में क्या हुआ भाई, आपको देखने को मिलता है म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन और मेयर रहते हैं, है कि नहीं, वहां पर क्या है मेयर, तो यहाँ पर हाँ वार्ड पार्षद वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। तो वो सब सारे जो है वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमारे देश में जो म्युनिसिपैलिटी है, आप देख सकते हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास कर अगर देखा जाए कोई भी सिटीज को डेवलप करने में। अगर एक सिटी का या एक डिस्ट्रिक्ट का अगर मान लो कि म्युनिसिपैलिटी सही नहीं है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है कभी भी नहीं डेवलप हो पाएगा। तो उसको बहुत शानदार तरीके से देखा गया। तो अगर याद रखना है तो क्या बोलोगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब आया भाई, 1992 में। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, आई होप सो। फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके से, इसमें 2 चीज याद रखना, कॉन्करेंट हो गया, एक स्टेट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट, और ये पंचायती राज। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका 3rd चैप्टर होगा सिविक्स का, उसको भी बहुत शानदार तरीके से एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।